हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक जो मोहन राकेश द्वारा रचित है। यह मोहन राकेश का एक हिंदी नाटक है जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ था। इसका आधुनिक नाटक भी माना जाता है। ये सबसे पहला आधुनिक नाटक भी माना जाता है। इस नाटक को 1959 में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और इसमें बहुत निर्देशकों द्वारा मंचित किया गया और आलोचनाओं की प्रशंसा मिली। वर्ष 1979 में निर्देशक मनी कौल ने इस नाटक पर आधारित एक फिल्म बनाई थी जिसने आगे चलकर साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आषाढ़ का एक दिन की प्रत्यक्ष विषय वस्तु कवि कालिदास के जीवन से संबंधित है, किंतु मूल्यतः यह उसके प्रसिद्ध होने से पहले के प्रेयसी के नाटक है। एक सीधी सादी समर्पित लड़की की नियति का चित्र जो एक कवि से प्रेम ही नहीं करती, उसे महान होते हुए भी देखना चाहती है। महान वह अवश्य बनता है, पर इसका मूल्य मल्लिका अपना सर्व देकर चुकाती है। अंत में कालिदास भी उसे केवल अपनी सहानुभूति दे पाता है और चुपके से छोड़कर चले जाने के अतिरिक्त उसके कुछ नहीं बन पाता। मल्लिका के लिए कालिदास उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के जीवन में साथ एक आकर सुदूर सोपान की भांति है। कालिदास के लिए मल्लिका उसके प्रेरणादायक परिवेश का एक अत्यंत जीवंत तत्व मात्र, अन्यता और आत्मलिप्तता की इस विश्वदृश्यता का पर्याप्त नाटकीयता है और मोहन राकेश जिस एकाग्रता, तीव्रता और गहराई के साथ उसे खोजने और व्यक्त करने में सफल हुए हैं, वह हिंदी नाटक में सर्वदा अपरिचित है। इस नाटक में कुल 12 पात्र हैं और 3 अंग है और 12 पात्र कौन कौन है उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहला आता है अंबिका, जो ग्राम की एक वृद्ध औरत रहती है। इसके बाद आता है मल्लिका, वह उस वृद्धा का पुत्री होती है। इसके बाद आता है कालिदास जो कवि होता है। इसके बाद आते हैं दातुल जो राजपुरुष होता है। इसके बाद मातुल जो कवि मातुल होते हैं। इसके बाद आता है निपेक्ष जो ग्राम पुरुष होते हैं। इसके बाद विलोम जो ग्राम पुरुष होते हैं और रंगिनी नागरी होती है और संगिनी भी नागरी होती है। अनुस्वार जो अधिकारी होता है, अनुनासिक अधिकारी होते हैं। प्रिय मंजरी जो राजकन्या और कवि की पत्नी होती है। जब हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे नाटक को तो उसका पात्र ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अंक 1 से, यानी कि पहला अंक। पर्दा उठने से पूर्व हल्के हल्के मेघ गर्जन और बारिश के शब्द जो पर्दा उठने के अंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़ने पर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ दीवारें लकड़ी की है, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है। बीच बीच में गेरू से स्वातिक चिन्ह बने हैं। सामने के द्वार अंधेरी दिउड़ी से खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक है, उसमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्व का एक कोना भी दिखाई देता है। द्वारों की किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी के कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है जहाँ के बीच बीच में बिजली कौदती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी के और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं
जिन पर कालिक और काई जमी है उन्हें कुसा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिया गया है। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है जिस पर बाघ छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं, उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ की धान पटक रही है। एक पर झरोखे की ओर देख कर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यक्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों से कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी बारिश, माँ, ऐसा धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उत्पीठिकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो न माँ कैसी भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधों पर सिर रख देती है। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। उसके केसों को चूम कर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर है। मल्लिका ने पहले से ही निकाल रख दिए, अंदर को चल देती है। तुमने पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ। द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है। चारों ओर धुआंरे मेघ घेर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी के नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा आक्रोश भी हवा से उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। अंबिका की आंखें मिल जाती है। वस्त्र बदल लूँ, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। अंदर से प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई देती है। नील कमल की तरह कोमल और आदर्श, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं जानती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा था माँ। इतना पानी इन वस्त्रों में पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उसटता का यह स्पर्श गुनगुनाने लगती है। गीले वस्त्र कहाँ डाल दूँ माँ? यहीं रहने दूँ? बाहर आ जाती है। माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वह सौंदर्य अस्पर्श होते हुए भी मसाल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि यह क्या हो रहा है, जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धाम फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ में लाज से दे देती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसीलिए शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसीलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ?
तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख देती है। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भत्साना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो पीठ के पीछे से उसके गले के बाहों डाल देती है। मुझे बताओ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका, तुम दूध लौटा दिया है, शर्करा मिला दो और पी लो। अंबिका, नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका, और आज कल थोड़ी देर तल्प और विश्राम कर लो, मुझे अभी। मल्लिका, नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सींच रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अंबिका कुछ ना कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास के चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोखे को देखने लगती है। टोपों के पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, स्वतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये कहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं। कभी बरसों में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती है, और जब भी दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई, तब भी मैंने ये आकृतियाँ यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अंबिका, ना जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर सांस उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाह से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती है। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठा कर अपने स्थान पे चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? अंबिका, जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? होठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुम्हें कहा था, अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वयं में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। अंबिका धान की मुट्ठी में ले लेकर ऐसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं, कहते हैं। मल्लिका, क्या कहते हैं? क्या अधिकारी है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने की क्या अधिकार है? अंबिका, मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार का बात नहीं कह रही। अंबिका, तुम ना कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास का चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका, ऐसा क्यों नहीं कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता है। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर सिर टिका लेती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ,
अपवाद होता है। तुम्हारे दुख की बात भी मैं जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भाव का वर्णन किया है। मेरे लिए यह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, ईश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खींच जाती है। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना के वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर है। मल्लिका, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छालना और आत्म प्रवचना है। भावना में भाव का वर्णन किया जाता है। मैं पूछती हूँ, भावना में भाव और वर्णन क्या होता है? उसके जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है? भावना में भाव का वर्णन। हाँ। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर ध्यान भटकने लगती है। अंबिका होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका को देखती रहती है। मल्लिका, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेश और बीज तृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती है। मैं उनसे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा विवशता की रेखाएं एक साथ घिस जाती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, अन्य लोगों को उनसे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्यूरी की ओर से कालिदास का शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका की माथे की रेखाएं गहरी हो जाती है। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है। क्षण भर ड्यूरी की ओर देखती रहती है, फिर अंदर की ओर चल देती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक हिरण शावक की बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हिरण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास, हम जिएंगे, हिरण शावक जिएंगे ना? एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है, और क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियां का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर धृत का लेप होगा। कल हम वीर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे ना? मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर चली जाती है। मल्लिका, यह आहत हिरण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा आहत किया? किसी दक्षिण की तरफ यहाँ भी? कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज के कुछ कर्मचारी आए हैं। हिरण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे? हाँ, थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु इससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध को खुले बर्तन में उठेलने लगता है। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हिरण शावक के बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसे कोई रुई जैसा कोमल शरीर पर उसने बांध छोड़ते कैसे बना। यह कुंचाल भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही सने मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध के लिए पास आ जाती है। मल्लिका, सच माँ बहुत रुष्ट है।
आज माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अब बात की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथों से ले लेता है। मल्लिका हिरण शावक की बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर लेता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष तंतुली ड्यूटी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हिरण की मुंह दूध से मिला देता है। ऐसे ऐसे दातुल बढ़कर उसके निकट आ जाता है। दातुल, दूध पियाकर इसे मांस और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हिरण शावक के लिए थोड़ी पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दातुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दातुल, कैसी असमनिक बात है कि ऐसा प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे पान का हाथ हिरण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यह लो, कहो कि द्वार तक रिक्त बंधुओं का चिन्ह बने हैं, अन्यथा इस बादलों से घने दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम्हारे प्रदेश के निवास नहीं हो। दातुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दातुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देख नहीं कह रहा। दातुल, तो क्या? मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चोरी का अतिरिक्त सामुद्रिक का भी आभास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे रहती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लक्षण लगाते लज्जा नहीं आती? दातुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हिरण शावक जिसके बाहों के लिए है, मेरे प्राण की आहत हुआ है, इसीलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो दोगी? कालिदास, इस प्रदेश में हिरणों की आखेट नहीं होता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसीलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। दातुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ। दातुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी शाह नहीं जानते हैं। राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देख रहे हो रही है, यह हिरण शावक मुझे दे दो। कालिदास, यह हिरण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसे पर्वत भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तप्ल पर या किसी आश्वासन पर अंबिका साहस अंदर से आती है। अंबिका, इस घर के तल्प और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए नहीं लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो। मल्लिका दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हिरण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दातुल और राजपुरुष, दातुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्यूटी में चला जाता है। दातुल, राजपुरुष की रुचि और रुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देने अवश्य होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास, संभवतः। दातुल, संभवतः।
तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का। कालिदास निवस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शास्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दातुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ यह है कि मैं जिनसे हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है। मल्लिका, हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? दातुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका, उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दातुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसीलिए आज उज्जैनी की राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राज्य कवि का आसन दे देना चाहते हैं। आचार्य बरुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर संभवित सी हो रहती है। मल्लिका, उज्जैनी की राज्य उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, राज कवि का आसन। दातुल, मुझे खेद है, मैंने उन्हें के साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसे इसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें दूध शेष है। फिर एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर है जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होठ दांतों से दबाए दौड़कर उसके निकट आती है। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्रों को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शक्कर मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ अब यहाँ किसी और की आतिथ्य नहीं होना है। मल्लिका, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर के सारे संसार का आतिथ्य कर सकूँ। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूँ माँ? पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितना निठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम? अंबिका, दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूँ। मैं जैसी निष्ठुर हूँ, रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो, मैंने कब कहा है तुम निष्ठुर हो? अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका के हाथ खींचकर उसे बिठा लेती है और स्वयं उसकी गोदी में लेट जाती है। मल्लिका, माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम है। उठने का प्रयत्न करती है। मल्लिका उसे रोक के रखती है। मल्लिका, नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उसे राजकवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लाछना और प्रताड़ना ही मिली है। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है? अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुमने इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध की उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? अंबिका, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है, अंदर जाने लगती है। अंबिका उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका, तुम और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका, जहाँ दोष हो वहाँ अवश्य ही दोष दिखती है। मल्लिका, तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है?
अंबिका, यह व्यक्ति आत्मसीमित है। संसार में इसके सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। मल्लिका, इसीलिए कि वे मातुल के कुएं में हाँक के बादले में खो रहते हैं। अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गऊ से प्रयोजन नहीं है। मैं केवल अपने घर में देख कर करती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ। अंबिका के हाथ से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ अंबिका, मैं भी चाहती हूँ कि आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। यह भावना क्या है? मल्लिका, मैं उससे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है। अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उनका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका, तुम उसके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो उसके जीवन परिस्थितियों का कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उसकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है अंबिका। और जब उसका जीवन सार्थकहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों की ओर देखती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव का पूर्ति उससे बड़ा कारण बन सकती है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उदापन हो जिसके आश्रय से वह अपने प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका यह तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय का भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो तुम जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो कि यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है तो मैं उसके सामने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल, अंबिका, अंबिका घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्यूरी की ओर देखते हैं। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल, हो घर में ही हो। आज मैं सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ है? आर्य मातुल, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है राज की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी का कोई आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु? मातुल, दो रथवा और 4 अश्वारोही उसके साथ है। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि तुम्हारे प्रति माँ का एक दोहित्र का पुत्र गुप्त राज की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भागिनी की बात कर रहे हो? मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंशानतस कहते हैं। मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना से एक कोने से दूसरे कोने में टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण विस्मृत सी खड़ी रहती है। मल्लिका, वे राज के सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल, मेरी समझ में नहीं आता कि इससे क्रिय विक्रिय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो।
नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है? मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ छुपता है। अंबिका कुछ सोचती ही सी अपने आंसू की उंगलियों से मसलने लगती है। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल, वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता रहता है। मातुल अवश्य जाएगा। ये लोग इसके अनुचर हैं जो अभी स्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट हो गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागनीय लोक नीति में भी निष्णात है। मातुल सहसा रुक जाता है। मातुल, यह लोक नीति है तो मैं कहूँगा कि लोक नीति और मुख्य नीति दोनों का एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल सकता है और मन बदल गया तो बदल गया। फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। नीचे बाहर ले जाता है। निपेक्ष, मातुल, आप भी अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम आचार्य के पास रहना? निपेक्ष, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हो, पर तुरंत आपको सूचना दे दूँ। मातुल, यश भी कहा था मैं सूचना, किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निपेक्ष, किंतु मातुल। मातुल, किंतु क्या? मातुल मूर्ख है। बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निपेक्ष, नहीं मातुल। मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा? निपेक्ष, उन्होंने कहा कि वे आपके साथ सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती है। जिस प्रदेश में कालिदास की कविता को जन्म दिया है। मातुल के मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखाओं में बदल जाती है। मातुल, कालिदास की कविता फिर टहलने लगता है। न जाने इतने बड़े आदर्श आचार्य को उसकी कविता की क्या विशेषताएं दिखाई देती है। रुककर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का जो ज्ञान नहीं, और तुम लोकनीति की बात करती हो। आप एक हिरण शावक की गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु, यह समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी के एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते से सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल फिर टहलने लगता है। अंबिका, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने लगती है, परंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निपेक्ष अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा, कवि वार्य आचार्य आपको सात उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है। सुनकर रुककर चलते अंगारे से किसी दृष्टि ने मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विग्रह में घुली जा रही हो और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैं अनुयायी करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निपेक्ष से आचार्य के पास बैठने को कहा गया आया था और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया है। निपेक्ष, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि। मातुल, और मैं समाचार के लिए तुमसे धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। अब इतना कीजिए कि वे कविकुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। बाहर
की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं चोटी से पकड़कर चला जाता है। निरपेक्ष मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय कहाँ? निरपेक्ष कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका, आपने उन्हें देखा है? निरपेक्ष, देखा है मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। निरपेक्ष, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहाँ जाए। मल्लिका, क्यों आप नहीं चाहते कि कालिदास? निरपेक्ष, मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसीलिए मैंने मातुल को इस समय उसके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को आपने अपने मुंह के शब्द सुनने के ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते थे, परिस्थितियों को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे थे कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका, कैसी विच्छिन्नता है? निरपेक्ष, विच्छिन्नता? अंबिका, विच्छिन्नता ही तो है। निरपेक्ष, इसमें विच्छिन्नता की क्या है? अंबिका तीखी दृष्टि से निरपेक्ष को देखती है। अंबिका, राज कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि का सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधनिष्ठ है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अवमानना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विलक्षणता नहीं है। निरपेक्ष, कबीरदास नाटक नहीं कह रहे हैं। अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राज के सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को नहीं छोड़ के जाना चाहते। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका, नहीं चाहता हूँ। एक थाली लाकर कुंभ से उसके चावल निकालने लगती है। निरपेक्ष, मातुल का या किसी का आग्रह उसका हट नहीं छोड़ा सकता। मल्लिका का अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की ओर झुक जाती है। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से व्यक्ति है वे हर हट छोड़ दे। अंबिका निरपेक्ष की अर्थपूर्ण दृष्टि को और अपने मल्लिका को देखती है। अंबिका, अपने घर में किसी को अपने हट छोड़ने या ना छोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। थाली लिए चूल्हे की निकट जाती है और उन दोनों की ओर पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निरपेक्ष, कालिदास अपने भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार कर वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास की राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त होने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती। अंबिका, तो उसमें बाधा क्या है? निरपेक्ष, मैंने अनुभव किया है कि उसके हट के मूल्य में कहीं गहरी उठता की रेखा है। मल्लिका, मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हुआ चुका था। निरपेक्ष, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो। मल्लिका, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य में कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं हो रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वहीं रहेगा। एक स्थानीय कवि, जो लोग आज ऋषु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिन में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा का मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका, मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, मुझे एक बार के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निरपेक्ष बाहर का व्यक्ति नहीं है। अंबिका, मल्लिका, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए, आर्य। निरपेक्ष बिना अंबिका की ओर देखे बाहर की ओर चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो
पराजय के भाव में बदल जाती है। निरपेक्ष अंबिका के भाव के लक्ष्य करता क्षण भर रुकता रहता है। निरपेक्ष क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखों में मूंद खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक कर देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों में आंसू उमड़ने लगते हैं, जिन्हें वह आंचल में पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ के रुधा सा स्वर्ग निकलता है। अंबिका भावना ओह आंचल में मुँह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ ही क्षीण हो जाता है। तभी ड्योरी के अंधेरे में अग्निकाष्ठ की लो चमक लगती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुक रहता है, फिर पास चला जाता है। विलोम घेरे हुए मेघों ने आज समय अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। अग्निकाष्ठ के प्रकाश में उसके मुंह की रेखाएं गहरी और आंखें धसी सी दिखाई देती है। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका विलोम तुम यहाँ क्यों आए हो। विलोम पाई और ये दीपक के निकट चला जाता है। विलोम दीपक जला दूँ। अग्निकाष्ठ से छू कर दीपक जला देता है। विलोम को आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं था। जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना विलोम मल्लिका का सही नहीं है। दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार में बने आधार में अग्निकाष्ठ तिरछा लगा देता है। वह नहीं चाहती है कि मैं इस घर में आऊँ, लेकिन क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के पास आता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझने होती है। किंतु तुम जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पर्श कर देता हूँ। अंबिका मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बात ना सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। विलोम राज की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने क्या सोचा है? अंबिका मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। विलोम तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है अंबिका, मैंने तुमसे कहा है न विलोम, तुम चली जाओ। विलोम कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अब बात का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? अंबिका कुछ न कह कर आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूर कर उसके सामने आ जाता है। क्यों? तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाले भी जान सकता है इस वर्षों में तुम्हारा साथ क्या क्या बीता है। समय में तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल कर अपने को गलाया है और मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हुआ हो। और आज जबकि उसके लिए जीवन भर का अभाव का प्रश्न सामने है, तो तुम क्या सोचना नहीं चाहती? अंबिका तुम यह सब कह कर मेरा दुख कम नहीं कर रहे। विलोम मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेले रहने दो। विलोम मैं इस समय तो अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं उनसे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। ड्योरी में कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। कालिदास अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा की भाव उमड़ आता है और वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हैं। कहो आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है कालिदास। मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता है
उस वृत्ति के संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुटा दिया है। विलोम, आज निस्संदेह तुम छंदों का अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे सहलाने लगते हो। प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास, सुना है मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? विलोम, दुख? हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछड़ने का किसे दुख नहीं होता। काल ब्रह्मा मुहूर्त में ही चले जाओगे? कालिदास, मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ। आचार्य काल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांत को भूल तो नहीं जाओगे? एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। सुना है वहाँ जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएँ, मंदिरालय और तरह तरह के विलास भूमियाँ। मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे देखने का प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ भी कहना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कई कुछ भी करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, यह वास्तव में अप्रशंसता का विषय है। कालिदास की हम दोनों एक दूसरे की इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे सद्भाव में ऐसा कुछ नहीं जो तुमसे छिपा हो। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। एक दिन की व्यथान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। कालिदास, वर्षों का व्यथान भी विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे में हाथ रख देता है। विलोम, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना। अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेता है। कालिदास, मैं तुम्हारे अभिप्राय नहीं समझ सका। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल थे। मल्लिका छंदोरे के पास से उधर को बढ़ आती है। मल्लिका, अरे विलोम, मैं इस प्रकार की अगलनता सभ्य नहीं समझती। विलोम, अगलनता? अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास एक दो पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अगलनता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास? मैं प्रश्न सार्थक है नहीं है ना? क्यों अंबिका? अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर चल देती है। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुककर उसकी ओर देखती है। आज तक ग्राम प्रांत में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। मल्लिका एक पग और आगे आ जाती है। मल्लिका, अरे विलोम, आप? विलोम, उसे दृष्टि में रखते हुए, क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में नहीं, उनके जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनाधिकार प्रवेश? मैं क्यों? तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैं? विलोम,
दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। अंदर चली जाती है। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांत की चल कर किसी और से भी पूछ लेते हैं। विदा ने दृष्टि की उसे देखता है और अग्निकष्ट के पास जाकर उसके आधार से हाथों में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो? संभवतः प्रश्न ही ऐसा है कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने की तनिक मोह नहीं है। विलोम उन्मुख कालिदास के मुख के निकट ले जाता है। विलोम, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्या होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुमने जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं है कि मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है? अग्निकाष्ठ के प्रकाश उसके मुंह पर पड़ने लगता है। मल्लिका, अरे विलोम, आज अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला भुला सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे कि आप यहाँ किस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम, यह अनुभव करने के मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अग्निकाष्ठ के प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पर डलता है और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। अर्थपूर्ण दृष्टि में कालिदास को देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास से बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक कर के दोनों ओर देखता है और ड्यूरी की ओर चल देता है। ड्यूरी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभचिंतक है। कालिदास, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है? विलोम के कंठ से तिरस्कारपूर्ण स्वर्ग निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए व्यंग के साथ मुस्कुराकर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका फिर उदास हो गए। कालिदास झरोखे से बाहर देखता रहता है। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास लौटकर उसके पास आ जाता है। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजकीय स्वीकार करने की नहीं है। उनसे कहीं पड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। मल्लिका, और वह प्रश्न मैं हूँ ना? उसे बाहों में पकड़कर आसन पर बिठा देती है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना? कालिदास उसकी ओर देखता रहता है। तुम समझती हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा? उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती और ऊपर की ओर देखने लगती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर की एक रक्तिता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सुना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मैं हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए कालिदास। मैं चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आँखों देख सकती। मल्लिका, तुम आँखें इसीलिए गीली है ना कि मैं तुम मेरी बातें नहीं समझ रहे। उसके पैरों के पास जाकर उसके घुटनों पर कुहनियाँ रख देती है। तुम यहाँ से जाकर मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सम्मान की कसौटी पर तुम्हारी प्रतीक्षा करना चाहते हैं। कोहनियों की टोंगी भी रख लेती है। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगी। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसीलिए कहती हूँ जाओ। कालिदास, तुम पूरी तरह समझ रही। मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है,
मल्लिका शब्दों को चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास ऐसे सोचता सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है, कि मैं कई सूत्रों में इस भूमि से जुड़ा हूँ। उस सूत्रों से तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हिरणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। रुक कर मल्लिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि को उखाड़ जाऊंगा। मल्लिका आसन पर कोहनी रखे उसे टेक लगा देती है। मल्लिका यह क्यों नहीं सोचती कि नई भूमि तुम्हें यहाँ अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। कालिदास नई भूमि सुखा भी तो सकती है। फिर टहलने लगता है। मल्लिका कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंदर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता को स्पर्श अवश्य पा लेगी कालिदास, और उस जीवन को अपनी अपेक्षाएं भी होगी। मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथों में ले लेती है। मल्लिका यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास फिर भी कई आशंकाएं उठती है। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं है। मल्लिका मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षण अपनी आंखों में देखता रहता है, उसकी आंखों में देखता रहता है। अब भी उस उत्साह का भाव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं हो जाओगे। यहाँ की आयु, यहाँ की मेघ, यहाँ की हिरण, इन सब में तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होऊंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूँगी, पर्वत शिखर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों में घिर जाया करूंगी। बिजली कौड़ती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलकें झपकाकर अपने आंसू सुखाती है। लगता है फिर बारिश होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है। तुम्हारी आचार्य प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास मुझे जाने के लिए कह रही हो। मल्लिका हाँ, देखना मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त दिखने जाया करूंगी। कालिदास इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं। मल्लिका नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसीलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पद प्रस्तर हो। उसने हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों से मुंह छिपाए आसन पर बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ वर्षा के शब्द सुनाई देने लगती है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे के पास जाकर उसके सिर टिका देती है। अंबिका तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई भी उसी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका मुझे यहाँ रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घेरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। पुनः हाथों में मुँह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका पास जाकर उसे अपने में सटा लेती है। अंबिका रो नहीं मल्लिका। मल्लिका मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है ये दुख नहीं, यह सुख है माँ, सुख। अंबिका के वक्ष में मुँह छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा के शब्द ऊंचा हो जाता है। इसी के साथ पहला अंक समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में दूसरा अंक देखेंगे और इसी के साथ मैं दूसरा अंक लेकर आऊँगी। आप लोग उसे भी वॉच कीजिएगा एंड ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत ही सुंदर नाटक है और यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि लगता है कि किसी के साथ शेयर कर सके तो शेयर भी कीजिएगा। और यदि कोई गलती हुआ होगा हमसे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ
मैं उसे पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करूँगी। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और लाती हूँ दूसरा अंक, उसमें फिर देखेंगे हमारे मल्लिका के साथ क्या क्या होता है।